गुड आफ्टरनून। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, उसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन होता क्या है, लिख लो, नोट डाउन करो। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। देखो, अगर टेक्निकली समझना है तो इस बात को, अगर तुम्हें बहुत अच्छे लेवल पर समझना है तो इस तरह समझो। ग्रेविटी जो वर्ड है, जब हम बात कर रहे हैं एक बेसिक पार्टिकल्स की, तो बेसिक पार्टिकल में तुमने नाम सुना होगा हिग्स बोसॉन। सुना है नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा, ठीक है ना। बोसोन एक्चुअल में होते हैं, और इसमें तुमने हिग्स का नाम सुना होगा, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। अभी बहुत टाइम पहले बड़ी खोज हुई थी, बात हुई थी, बोस के नाम पर रखा गया था, जगदीश सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया था। और हिग्स ने खोज की थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था हिग्स बोसोन। तो हमने कहा इसको गॉड पार्टिकल क्यों कहा, क्योंकि इट कंटेन मास, इसके पास मास होता है। मास अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो चार्ज बन जाता है, और चार्ज बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क 6 टाइप के। ऐसी एक और पार्टिकल है हाइपोथेटिकल, जो मास के साथ हमेशा इनरोल्ड रहता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटोन। क्या नाम होता है इसका? ग्रेविटोन। इसकी खोज अभी बाकी है। और ग्रेविटोन किस लिए जरूरी है? ग्रेविटोन कहता है कि आदमी ही आदमी से प्यार करते हैं, मतलब एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट क्यों करता है, इस बात को किसने समझाया? ग्रेविटोन। तो ग्रेविटोन इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट which is required to produce a necessary force to attract another mass। अब आते हैं बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में, ग्रेविटेशन है क्या, बिल्कुल देसी तरीके से समझते हैं। देखो, तुम लोगों ने नाम न्यूटन का सुना? तुम सबने नाम सुना न्यूटन? कौन थे न्यूटन भाई साहब? बढ़िया थे, सुपर टैलेंटेड थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली तो बाप ने बहुत मारा, ठीक है ना। पुलिस पार्टी भी थे, घर पहुंच गए, कॉलेज में रहे, पढ़े, उसके साथ लड़ाई रही, बहुत सारी चीजें। और इनका एक प्रिंसिपल जो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है जरा समझो। न्यूटन को अगर समझना है, ग्रेविटेशन के लॉ को समझना है, तो तुम्हें दोस्ती समझनी पड़ेगी। क्या तुम्हें फ्रेंडशिप के प्रिंसिपल पता है? व्हाट द सेंस ऑफ फ्रेंडशिप? The attraction between two mutual bodies, इसे दोस्ताना कहेंगे। फिर दोस्ती के रूल क्या? दोस्ती के रूल है कि जितना मैं तेरे को पसंद करता हूं उतना ही तू मेरे को पसंद करता है। अगर मेरी दोस्ती तेरे से ज्यादा है तो मैं तेरे पास आगे चिपकूंगा, तेरी दोस्ती मेरे से ज्यादा है तो तू मेरे पास आगे चिपकेगा। पर दोस्त बराबर म्यूचुअल रहते हैं अपनी दूरी पे। और तुम्हें पता है बिना हेल्पिंग वर्क के तो बात होती नहीं। तो एक ऐसा फोर्स जिसमें दोस्ती, एक ऐसा फोर्स है जिसमें दोनों अपने बराबर के फोर्स रखते हैं, ना तेरा मुझ पे ज्यादा ना मेरा तेरे पे ज्यादा। तो अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक होगा। दूसरी चीज, दो दोस्त अगर बचपन के हैं तो कभी देखना उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा। जैसे कि मेरे दोनों भांजे अभय हो गए, दोनों यहीं बैठे हुए, ठीक, जहां अभय होगा वहां उभय होगा, जहां उभय होगा वहां अभय होगा। तो जो इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, बस हम ये दोनों काउंट कर ले, हमें बीच के रास्ते से मतलब नहीं है कि बीच के रास्ते पे कहाँ क्या हुआ, यानी कि रास्ते पे डिपेंड नहीं करते दोस्त। तो यही सारी चीजों को हमें देखना है किस पे? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को जरा समझो। न्यूटन ने कहा, और क्या कहा न्यूटन ने? अच्छा, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, ये न्यूटन हो गए और ये न्यूटन हो गए, इन दोनों में अंतर क्या है? ये न्यूटन साइंटिस्ट का नाम होता है और ये यूनिट होती है। जब किसी साइंटिस्ट के नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? यूनिट बन जाती है। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे। तो न्यूटन साहब ने ये कहा था, जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया कि ऐसा कोई पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, अपनी बंदी का वेट कर रहे थे, बंदी ने मना कर दिया, सेब ऊपर सर पे आके गिरा, बंदे को बंदी की टेंशन खत्म हो गई, और बंदा सोचने लगा ये सेब मेरे सर पे आके क्यों गिरा, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया। वैसे मेरे जैसा आदमी होता तो सेब को खा जाता, बात ही खत्म हो जाती। अब आधे मेरे बच्चे ये सोचते हैं सर गलती से सेब का पेड़ ही गिर जाता तो आधी फिजिक्स की टेंशन खत्म हो जाती। क्या छोड़ो, हम सबकी बात अलग है। अच्छा, इसकी सोच थोड़ी सी ब्रॉड थी, तुम्हारी तरह ना थी कि तुम सोच रहे हो एप्पल का सेब, अरे वाह आधा खा के तुम एप्पल का लोगो बना दो। ब्रॉड क्यों थी, जरा इस बात को समझो। इसने कहा कि जिस वजह से ये सेब मेरे सर पे आके टपका है, यही एक रीजन है कि चंद्रमा धरती से इक्वल दूरी पर है, गिर नहीं रहा।
और उसका आर्टिकल भी था उस टाइम पे, एक बड़ा फेमस आर्टिकल आया था, मून इज फॉलिंग, और लोग बड़े मतलब उन्होंने बड़े उससे जाके खरीदा कि भाई चंद्रमा गिर रहा, चंद्रमा इतना बड़ा धरती पे गिरेगा, धरती की तो हाल खराब हो जाएगा। अब इसी चीज को बैलेंसिंग करना है कि भाई चंद्रमा अगर घूम रहा है तो वो क्यों नहीं गिरता, कोई तो रीजन होगा। ठीक, इससे पहले कुछ लोग मानते थे कि अगर जब समुद्र में रह रहे हो तो जब कोई जहाज गायब हो जाता था तो कुछ किंवदंतियां ऐसी भी थी कि चंद्रमा उनको पूरे के पूरे जहाज को सक कर लेता है। कुछ लोगों को तो मानना था कि चंद्रमा की ग्रेविटेशन को इतना भी हो सकता है कि डॉल्फिन को भी वो अपने आप ऊपर उठा ले और इतना ले जाए कि अपने पास तक बुला ले। अब लोगों का क्या है, लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना है। चलो इसी चीज को हमें समझना। तो दुनिया में सबसे बेसिक चीज जिसकी वजह से हम आज सर्वाइव हुए, और याद रखना बेटा, अगर ये ना होती तो कुछ भी ना होता, मैं भी ना होता, तू भी ना होता। क्या? मास। देखो, यूनिवर्स के स्टार्ट होने से पहले, बिफोर द बिग बैंग, जब कुछ भी नहीं था, ठीक, ना डायमेंशन थी, ठीक, टाइम जिसको हम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड कहते हैं, और उससे पीछे के टाइम को हम माइनस में कहते हैं, बिफोर द बिग बैंग। क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, जहां से चीजें स्टार्ट होती है वहां से हम चीजों को क्या स्टार्ट करते हैं, 0। जब बिग बैंग होता है और उसके बाद मास आता है तभी तो डायमेंशन आई यार। जब मास ही नहीं है तो डायमेंशन कैसे काउंट करोगे कि इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है? मास से ही तो इन्वॉल्व है। और इसीलिए हमारी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है वो भी क्या कहती है, वो कहती है कि जैसे ही कोई आदमी स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाता है वैसे ही वो सिकुड़ता चला जाता है, और उसके अंदर की हर एक चीज सिकुड़ती चली जाती है और उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि आगे तुम्हें एक बात और बताऊंगा कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके नहीं बदलता है। मैं एक पल तो ये कह रहा हूं कि मास कभी नहीं बदलता, और दूसरे पल मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी बढ़ने पर मास बढ़ जाता है, यानी कि अगर मैं तेज भागूंगा तो मेरा मास बदल जाएगा। दो अपोजिट बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, इन्हीं बातों को समझना है कि कहां पे हमें क्या चीजें कंट्रोल करनी है। तो मास, मैंने कहा ना, जब कुछ भी नहीं था, ना मैं था, ना तू थी, ना हम थे, कुछ भी नहीं, तब मास था। तो जब ये मास आया, अब मास आया तो मास ने क्या किया, अब अकेला तो मर जाएगा ऐसे, है ना? तो इसने क्या किया, इसने दूसरे मास को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। ये बोला मैं कौन सा कम हूं, तू मेरे पास आ, मैं तो नहीं आ रहा तेरे पास। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अट्रैक्शन, फोर्स कोई भी चीज हो सकती है। तो पहले तो ये समझो कि फोर्स क्या चीज है। फोर्स कोई भी चीज हो सकती है जिसको तुम फील कर सको, देख नहीं सकते, तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक, क्या फोर्स तुमने देखा है, महसूस किया है? किया होगा, बिल्कुल किया। फिजिकल फोर्स तो तुम खरीदते ही हो। सोचो, यहाँ पे मैंने ये जो है ये स्पीकर है, स्पीकर को मैंने उठाया हुआ, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पर फोर्स ही तो लगाया हुआ है, दिख ही नहीं रहा, पर मेरी दोनों उंगलियां इसको रोके हुए हैं। अच्छा, मेरी उंगलियों को क्या फील हो रहा है, मेरी उंगलियों को यहाँ पे एक वेट फील हो रहा है, यहाँ पे एक वजन फील हो रहा है जो नीचे गिरने को कहता है, जो कह रहा है छोड़ 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 छोड़, पर मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये फिजिकल फोर्स है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई फोर्स हो सकता है जिसको महसूस नहीं करते हो? हाँ है, माँ बाप का है, दिखता नहीं है पर होता है। माँ की ममता, बाप की बप्ता, है ना? ममता और बप्ता दोनों तुमने देखी होंगी। और बप्ता थोड़ी हार्ड होती है, टेस्टोस्टेरोन से भरी हुई, है ना? चल आते हैं। तो मास को अटैक कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि वो फोर्स है। अगर सोचो, फोर्स को मैं फिजिकल वो बोलूं कि मैं कहता हूं 10 न्यूटन, और यहां पे भी मैं कहता हूं 10 न्यूटन है, तो ये बराबर हो गया। ये कह रहा है कि भैया तू मेरे पास आ, ये कह रहा है मेरे पास आ, ठीक, दोनों बराबर के हैं, दोनों अपने पास बुला रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर ये 11 न्यूटन होता और ये 10 न्यूटन होता तो मुझे पता है इसे इसके पास आना ही होता, तो मैं आना ही पड़ेगा है। वो तो वो क्या थी, कौन सा डायलॉग था, वो तो जिद थी, मोहब्बत थी, जो जाने दिया, जिद होती तो पाँव में होती, वही वाला सिनेरियो है। मेरा भाई बड़ा खुश हो गया है। ठीक, तो मास की बात करो, मैंने कहा ग्रेविटेशन, तो याद रखो कि अगर ऐसा होता तो ये है हमारे चाचा और ये है धरती माता। मुझे ये तो नहीं पता इनका अफेयर है क्या है,
पर मुझे ये पता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बुरा मानना, अगर मैं 1500 ईस्वी में होता ना तब तक मुझे फांसी पे लटका दिया गया होता। और यही सेम चीज है गैलीलियो के साथ हुई। गैलीलियो ने बस क्या कहा, गैलीलियो ने सिर्फ इतनी बात ही तो कह दी थी कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्या कहा उस बेचारे ने? और लोगों को क्या लगा, धरती हमारी माता है, ये माता के ऊपर लांछन लगा रहा है कि हमारी माता किसी और के चक्कर काट रही है। दे दो उसे जहर का प्याला। बताओ, अब तुम सोचो, मैंने तो इतनी बड़ी बात कह दी। तो अगर मैं 15वीं सेंचुरी में होता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऑक्स के अंदर भर के आग लगा देते। तो वही चीज है। अब अगर तुम एक पल के लिए सोचो, दोनों बाजू दोनों फोकस करो कि अगर सूरज की तरफ से भी फोर्स ज्यादा होता और मून की अर्थ की तरफ का फोर्स कम होता, तो क्या हमारी धरती सूरज के पास नहीं पहुंच गई होती? है ना? और अगर हमारी धरती का फोर्स ज्यादा हो गया होता तो क्या सूरज धरती के पास नहीं आ गया होता? मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं ये फोर्स कौन सा है, मैंने सिर्फ कहा कि फोर्स। ठीक, तो जरा समझो कि अगर ऐसा होता, चाहे चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूजा चाकू पे, कटना तरबूजा ही है। तो चाहे धरती सूरज के पास आए या सूरज धरती के पास आए, बेटा भुना हुआ कबाब तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। पर ऐसा नहीं होगा। यही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। मास हमेशा दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पर दूसरा मास भी पहले को अट्रैक्ट करता है। दोनों के फोर्स बराबर होते हैं, इसलिए कोई किसी के पास नहीं जाता। क्लियर? अब इन्हीं चीजों को समझना है ग्रेविटेशन की, और डेफिनेशन यही आती है। ठीक है, यहीं पे याद करते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज को तुम लोग लिखना, पर उससे पहले समझ लो। मैंने कहा ये कोई मास है, ठीक, और इस मास के चारों ओर हमने एक फील्ड बनाया। अच्छा, एक चीज और है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक चीज आती होगी कि सर जब भी हम कोई फील्ड बनाते हैं तो वो हमेशा सर्कुलर वे में क्यों बनता है? पहला कॉन्सेप्ट में दिमाग में क्लियर करो बेटा, सर्कुलर तब बनाते हैं जब उसे 2D में ले रहे होते हैं। क्लियर? बोर्ड पे हम क्यों ले रहे हैं सर्कुलर? 2D में है। और सर्कुलर ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये मास हमेशा पॉइंट की शेप में रहता है, तो पॉइंट के चारों ओर हम क्या बनाएंगे? सर्कुलर बनाएंगे। अगर ये लेंथ होती तो हम क्या बनाते? बेलन बनाते। ठीक, तो जिस शेप का हमने वो लिया और लिखा, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि तुम चेंज कर दो, हम बस तुम लोगों की दिमाग में कोई चीज अच्छे से आ जाए इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को रखा जाता। हाँ, अगर ये 3D में होता तो ये स्फेरिकल होता, हर तरफ से तो कोई गोला होता। तो मैंने कहा ये किसी मास के चारों ओर का फील्ड है। अगर मैं लिखूं तो द फील्ड अराउंड मास, इज दैट क्लियर? क्या बोला? द फील्ड अराउंड मास इन विच अनदर मास। अच्छा, याद रखना बेटा, ये यूनिट मास होता है। जब भी कोई टेस्ट चीज लोगे वो हमेशा क्या लोगे? यूनिट लोगे। क्यों लोगे जरा समझो। मैंने मान लिया ये शेर है, ठीक है ना, और ये इसने अपनी टेरिटरी बना रखी है। टेरिटरी कैसे बना रखी है? यार जाहिर सी बात है, वो यूरिनेट पेशा वरना मूतना वो अपनी एलओसी पे ही करता है। जितनी जगह पे करता है वहां से उसे पता लगता है भाई साहब ये मेरा ही डिपार्टमेंट है, यहाँ कोई और मत आओ। ठीक, अब इसकी जगह पे एक खरगोश आ गया इसके इलाके में, तो क्या डर जाएगा? खरगोश आ गया, मैं कहाँ छूं? अब ये तो खुश होगा, ब्रेकफास्ट मिल गया, मेरा नाश्ता हो गया, मुर्ग सलाम खाऊंगा तो। लेकिन सोचो अगर इस शेर के उसमें बब्बर शेर आ जाए, भाई थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो गया, समझ लेना। इट इज अ बब्बर शेर, मैं लिख देता हूं, थोड़ा म्यूटेट हो गया था। ये बब्बर शेर आ गया, अब इसको वाकई में डरना है। क्यों? क्योंकि अब ये इसके फील्ड में नहीं आ रहा, इसके फील्ड में ये आ रहा है। ठीक, तो हमेशा जब यूनिट कोई चीज इसलिए लेते हैं, दूसरी टेस्ट चीज छोटी इसलिए लेते हैं कि भैया उसकी उस चीज का इंपैक्ट पहली वाली चीज पर ना पड़े। वरना सोचो अगर इसके फील्ड का इंपैक्ट इस पर पड़ जाता तो फिर हमारे आंसर में कहीं ना कहीं एरर आती है, नहीं आती? इज दैट क्लियर? इसलिए हमेशा कैसा मास लेते हैं, कैसा चार्ज लेते हैं? यूनिट। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा द फील्ड अराउंड अ मास इन विच यूनिट मास एक्सपीरियंस, अब जाहिर सी बात है तो महसूस ही तो करेगा, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने तुम्हें देखा है
तो ये जाना, यही है फोर्स अट्रैक्शन। अब यही बात करते हैं, द फील्ड अराउंड अ मास, जरा दिमाग में बैठा रहा है, क्या बोला मैंने, द फील्ड अराउंड अ मास इन विच अ यूनिट मास, द फील्ड अराउंड अ मास इन विच अ यूनिट मास experience a force of attraction, clear, लिख लेना, the field around a mass in which a unit mass experience a force of attraction, then this field is known as gravitational field, then this field is known as gravitational field, and the force is known as gravitational force. Is that clear? तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यानी कि हमें जो भी मास लेके चलना है वो बड़ा लेके चलना है। इज दैट क्लियर? तो हमने कहा द फील्ड अराउंड अ मास इन विच अनदर मास एक्सपीरियंस व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन द फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखते पर काम काम के लिख देते हैं। सोचो बेटा, अब ये चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, जरा समझो, ये दोस्ती के नियम कि जितना फोर्स मैंने अपने दोस्त पे है उतना ही फोर्स दोस्त का मुझ पे है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज सेम, ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन, द रेशियो ऑफ, इसकी प्रॉपर्टीज में लिखना, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is always 1, is always 1। तो हमें समझ में आ गया इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब प्रॉपर्टी पहली दूसरी बढ़ती रही है। मैंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज ऑलवेज 1। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले जो बलों का अनुपात है वो हमेशा क्या है, 1 है। तो एक क्वेश्चन लिख लो इस पे, है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें किस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, दिमाग में आ रहा है कुछ? ठीक, तो क्वेश्चन लिख लो, इफ द मास ऑफ सन इज 10 to the power 42 kg, 10 to the power 42 kg, and the mass of earth is 10 to the power 25 kg. Is that clear? And distance between them is an astronomical unit, AU, and the distance between them is an astronomical unit. और तुम्हें बता दूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, धरती और सूरज के बीच की दूरी कितनी होती है, 14 करोड़ 96 लाख, और नॉर्मली लेते हैं तो कितनी होती है, 15 करोड़। एंड सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स, and sun is exerting a force of 10 to the power 10 Newton, 10 to the power 10 Newton toward earth, then what will be the force applied by the earth to the sun is, is that clear? Option number 1, 10 to the power less than 10 to the power 10 Newton, option number B equal to 10 to the power 10 Newton, option number C more than 10 to the power 10 Newton, or option number D any of these।
एंड व्हाट शुड बी योर आंसर? कि अगर सूरज फोर्स लगा रहा है धरती पर 10 की घात 10 न्यूटन का, तो धरती सूरज पर कितने का फोर्स लगा रही होगी? हाउ मच? ए बी सी डी। मैंने क्या बोला था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का रेशियो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर सूरज ने धरती पर 10 की घात 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो धरती ने भी सूरज पर कितने का लगाया होगा? 10 टू द पावर 10 का। तभी तो उनका रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है। ऐसे आगे की बात करते हैं ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सोचो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि सोचो, ये तुम सब बैठे हो, ठीक है ना, और ये पीछे वाली सीट बस 2D में ऐसे ही बन रहा है, ठीक। अब ये हो गया मेरा भांजा, ठीक, और ये भांजे का कैचअप, बिल्कुल बैक बेंचर। अब इन दोनों के बीच का चल रहा है काफी टाइम से, लंबे टाइम से चल रहा है, चलने दो। अपने कौन होते हैं रोकने वाले? अच्छा, ये पहले तो पास में बैठा करते थे, बिल्कुल चिपक के, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनके बीच में दो चार लोग आ गए, तो क्या इनके बीच में जो ये चल रहा था घमासान युद्ध, ये कम हो गया? मतलब जो भी चल रहा था वो खत्म हो गया क्या? सोचो, तुम तो दोस्त हो, साथ साथ बैठते हो, और अचानक तुम्हारे बीच में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, तो क्या तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाती है? नहीं होती ना। ग्रेविटेशन फोर्स भी यही है। अगर धरती और सूरज के बीच में बुद्ध आ गया, धरती सूरज को क्या लेना देना? इज दैट क्लियर? चंद्रमा आ गया, तुम्हें क्या लेना देना? आने दो भाई, उनका भी रास्ता है, घूमने दो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? शुक्र आ गया, क्या फर्क पड़ता है? उनका प्यार क्या बोलते हैं, अमर है, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड भी यही बात कहती है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस मीडियम में है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका एक्चुअल मास या उनके बीच का सेपरेशन क्या है। तो तुम्हें दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर होगी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। दिमाग में बैठा लो, क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। Gravitational force does not depend on the medium between them. चलो, इस पे भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। लिखो, if ants having mass 50 kg and his girlfriend Ria have mass 40 kg, are separated by a distance of 10 meter, are separated by a distance of 10 meter, and the force of attraction, attraction क्या क्या है? force of तुम जानते हो क्या होगा, and the force of attraction between them is 100 Newton. If a wall of separation is 10 meter, na? If a wall of thickness 10 meter is come in between them, is come in between them, then find out new force, then find out new force of attraction between them, then find out new force of attraction between them. Option number A, more than 100 Newton,
ऑप्शन नंबर बी लेस देन 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 100 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी कुछ भी हो अपने को क्या, नन ऑफ दीज। अच्छा हमारी इसमें प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले तो मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर होगा? वगैरह सी होगा, क्या दिक्कत है, वैसे भी मेरी जिंदगी में सी की ही तो कमी है। लोगों की जिंदगी में विटामिन सी की कमी होती है, मेरे भांजे की जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। देखो शर्मा कबीर सिंह हमारा, तो नॉर्मली मैंने तुम्हें जो बोला बिल्कुल सही कहा इन दोनों ने, और तुम लोग भी सी। क्यों? अच्छा यहाँ पे हमारा दिमाग क्या करेगा, हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही करेंगे, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r, है ना। और जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से हम क्या करेंगे, नया फोर्स निकालेंगे। फिर हमें पता लगेगा कि भाई साहब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, ये क्या था, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए देगा ही देगा। तो तुम्हें समझ में आ गया, दीज आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और इन्हें सॉल्व नहीं करना होता है, और ये एक नंबर में बड़े प्यार से आते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आते हुए गलत होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग डाल देते हैं। तो तुम्हें दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा ना, दोस्ती के साथ कंपेयर, दोस्ती के साथ कंपेयर करेंगे तो और क्या होगा भाई, जैसे कि दो दोस्त हैं, मैंने कह दिया ये यहां पे है ठीक, और ये इनका इनिशियल पॉइंट है और मुझे इन्हें ढूंढना है। दो दोस्त हैं और मुझे इन्हें ढूंढना है, तो क्या मुझे उस रास्ते पे इन्हें ढूंढना चाहिए जहां पे ये गए थे, या मुझे इनमें से कोई एक मिल जाए मैं साले दूसरे को ढूंढ लूंगा? समझ पा रहे ना। अगर मुझे पता है कि दो पक्के दोस्त का, दोस्ती के प्रिंसिपल याद रख लो, ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल क्लियर हो जाएंगे। पहला मैंने प्रिंसिपल क्या बोला था, दो दोस्तों के बीच में हमेशा फोर्स का रेशियो सेम होता है। फिर मैंने क्या बोला, दोस्तों के बीच में कभी मीडियम नहीं आता। अब तीसरी चीज क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी दोस्त का फाइनल पॉइंट ढूंढना है तो उसका पीछे मत जाओ, उसके फाइनल दोस्त को ढूंढ लो, तो मैं अपना वो मिल जाएगा। ठीक, यानी कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बीच का रास्ता क्या है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मर गया, कट गया, बम से उड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। ठीक, तो वो फोर्स जो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हो, वो फोर्स जो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हो, उन्हें कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? और ऐसे नहीं याद रहे तो याद रखना, दोस्ती से बड़ा कंजर कोई नहीं होता। कंजर मतलब कंजर्वेटिव। ठीक, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करें। तो हमें एक लाइन और मिल गई, ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। और ब्रैकेट में तुम क्या डेफिनेशन लिखोगे कंजर्वेटिव फोर्स की? दोज फोर्स which depend on initial and final point। हमने क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, और हमें डेफिनेशन क्या लिखनी है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? दोज फोर्स which depend only on initial and final point, not the path followed। ठीक है, not the path followed। तो यहां तक तो अपना क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, क्या ग्रेविटेशन कभी रिपल्सिव हो सकता है? हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, क्योंकि तो उसके बाप ने पहले ही बोल दिया था ये तो हमेशा अट्रैक्शन होगा। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला। तो हमें एक और प्रिंसिपल मिल गया, एक और प्रॉपर्टी मिल गई, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक और प्रॉपर्टी लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स। Gravitational force is always a attractive force। Gravitational force is always a attractive force। पांच प्रॉपर्टीज बहुत होती है, एक और प्रॉपर्टी लास्ट में तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी तो मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी।
अबे कोई सी भी नहीं होती, कोई भी लाइन उठा के रख दो, लिखो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। बस चीजों को घुमाना आना चाहिए, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात खत्म। ठीक, अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, अब तक जो मैंने बताया था वो मैंने तुम्हें बताया ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। मैंने तुम्हें न्यूटन का नाम नहीं लिया था ना, मैंने न्यूटन के फोर्स के बारे में बताया था। अब जो बता रहा हूं ये है न्यूटन। तो हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड अब यहां समझते हैं, ठीक, ये हमारी धरती माता है और ये हमारा मामा है। बचपन में तो मामा ही था, अब इसका रूप बदल गया। किसी के लिए तो कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के करवा चौथ का चांद है, किसी के लिए ईद का चांद है। तुम्हारे लिए कौन सा चांद है भाई? अपना तो मामा ही है। If moon equals to mama and I am your mama, then I equals to moon. Zeroth law of thermodynamics. आ गई। अच्छा, इसे मैं कहता हूँ डिस्टेंस बिटवीन। जस्ट अ मिनट। न्यूटन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मास पे, यानी कि जितना मास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मैं कहता हूं, ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मास पे। अच्छा, मास पे क्यों डिपेंड करता है, अब इस बात को भी समझो। बाद में लेता हूं इस चीज को, बट अब मैं कंफ्यूज कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे इनर्शिया का पॉइंट नहीं उठाना चाहता। आ गया, बट फिर भी किसी दिन मैं पूरा प्योर लेक्चर लूंगा, तब बताऊंगा इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक, अच्छा, सिर्फ एक के मास पे भी नहीं, दूसरे का मास। भाई ये कहेगा मैं कौन सा कम हूं भैया, मेरा भी तो नाम ले लो। तो याद रखना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक, अच्छा, प्रोडक्ट को हमेशा इनटू क्यों लेते हैं? सोचो, मैं कहता हूं 2 गुणा 5 है, मैंने कहा एक का मास 5 kg है और एक का 2 kg है ना। अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, मैं कहता हूं 5 + 2, प्रोडक्ट प्लस भी हो सकता है ना, 5 × 2, 5 - 2 और 5 ÷ 2। मैंने बॉड मास ले लिया पूरा का पूरा, ये पूरा जो भी होता है हमारा प्लस माइनस। अब जब देखते हैं क्या हो गया, 7 हो गए, ये 10 हो गया, ये 3 हो गए, ये 2.5 हो गया। अब सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड आता किसमें है? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट कौन सा? इनटू में, ठीक है ना। तो याद रखना, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलता है, इसलिए प्रोडक्ट हमेशा किसमें होता है? इनटू में होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी तो पता होना चाहिए ना, प्लस माइनस और डिवाइड क्यों नहीं लेते? प्रोडक्ट को हमेशा इनटू ही क्यों काउंट करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम आता है। अब ये मत कहते ना कि गुरुजी -0.2 और 0.4, अब इसका करके दिखाइयो। पॉइंट के लिए हमने बातें रखी ही नहीं है, हमारी बातें हमेशा बड़े नंबर्स के लिए होते हैं। इज दैट क्लियर? हम बात कर रहे हो करोड़ों की जेब में नहीं है, 25 पैसे तो काम कैसे चलेगा? ठीक, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। फिर दूसरा उस टाइम पे एक बड़ा फेमस रूल चल रहा था, उसका नाम था इनवर्स स्क्वायर रूल। बेटा क्या नाम है इसका? इनवर्स। ये इसके बाप की पौती नहीं है न्यूटन के। कहीं तुम सोच रहे हो, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा बंदा है फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स को इसने अपनी एक नॉर्म दी। क्लासिकल फिजिक्स को हम जानते हैं आज न्यूटन की वजह से, हम मानते हैं, बट ये इसके बाप की पौती नहीं है। मैथ का रूल है, इनवर्स स्क्वायर रूल। डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नीट्यूड कम होता है, और वो भी स्क्वायर के रेशियो में। ठीक, तो उसने यही कहा कि जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स कम होगा। इसका मतलब समझो, जैसे कि तुम्हारा दोस्त अगर 2 मीटर दूर चला गया, 2 टाइम्स दूर चला गया, तो तुम्हारे बीच का फोर्स 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। वो कहता है कि अगर तुम्हारे बीच की दूरी 3 गुना हो गई, तो तुम्हारे बीच का फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज नॉट कारगर। हर किसी के लिए नहीं, मेरे लिए, मैं अब बात है इसका। ठीक, तो बेटा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बताओ,
तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। डिस्टेंस जब भी बढ़ती है फोर्स क्या होता है, कम होता है, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर रूट। और न्यूटन ने इन दोनों को ऐड कर दिया। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने m1 m2 अपॉन r स्क्वायर कर दिया। और बेटा सीरियसली न्यूटन को ये तो पता था इसके बाद कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और लेकिन इस कांस्टेंट की कोई भी नॉलेज न्यूटन को नहीं थी। न्यूटन कोई भी इक्वेशन अगर करता तो वो हमेशा कंपैरेटिव मेथड से करता था, या उस टाइम के जो भी साइंटिस्ट करते होंगे कंपैरेटिव मेथड से करते होंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो दोनों को डिवाइड कर दो, जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अगर जी कैंसिल हो जाएगा तो फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कंपैरेटिव मेथड था। तो हमें पता लग गया कि न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा the force of attraction या gravitational force is directly proportional to the product of their mass, लिख लो, is directly proportional to, gravitational force is directly proportional to the product of their mass, is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square distance between them, and inversely proportional to the square distance between them। और बेटा नोट डाल के लिख लेना यहीं पे नीचे, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। इज दैट क्लियर? Yes.